हाँ तो भाई नमस्कार और राम राम सभी को। ठीक हो, बढ़िया हो? चलो भाई क्लास को शुरू कर देते हैं। और हम लोग पढ़ रहे हैं थार मरुस्थल। क्या पढ़ रहे हैं? थार मरुस्थल। और आज जो है हमारा थार मरुस्थल में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आज ही है। ठीक है, इतने दिन तो क्या है कि थार मरुस्थल की विशेषताएं पूछ लेता है, ठीक है, क्षेत्रफल पूछ लेता है, लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। और थार मरुस्थल के अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कौन सा है? बालू का स्तूप। क्या है? बालू का स्तूप। बिल्कुल रवीना, स्वागत आपका। देखिए आज हमारा टॉपिक रहेगा बालू का स्तूप। क्या पढ़ने वाले हैं? बोलो। सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? सैंड ड्यून्स। क्यों कई टापर आपने आरएस की तैयारी करता रही है तो वहां खतर में लिख दी है सैंड ड्यून्स। क्लियर? बालू का स्तूप के प्रकार, यानी हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि बालू का स्तूप होते क्या है। तो बालू का स्तूप कैसे बनते हैं? मिट्टी के अपर्दन, मिट्टी के कटाव और उसके निक्षेपण के द्वारा यानी जमाव के द्वारा ही क्या बनते हैं? बालू का स्तूप का निर्माण होता है। और बालू का स्तूप को हम कह सकते हैं दोरे, हम कह सकते हैं टिब्बे, टिल्ले, दरियन। ठीक बात है ना? और दरियन जो है वो स्पेशल ध्यान रखना, जैसलमेर साइड में दरियन ही कहते हैं। जैसलमेर साइड में क्या कहते हैं? दरियन कहते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है। और इनका जो वैसे किताबी नाम क्या है? बालू का स्तूप। ठीक बात है। अब ये बालू का स्तूप किसके अंतर्गत पड़ रहे हैं? शुष्क मरुस्थल। किसके अंतर्गत? शुष्क मरुस्थल। तो शुष्क मरुस्थल जो है इसकी थोड़ी सी अपने को डेफिनेशन पता होनी चाहिए। शुष्क मरुस्थल में एरिड प्रकार की क्लाइमेट पाई जाती है। जलवायु किस प्रकार की पाई जाती है? शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और अपना शुष्क मरुस्थल जो है यहाँ पर वर्षा कितनी होती है? 0 से 25 सेंटीमीटर। 0 से 25 सेंटीमीटर अधिकतम वर्षा होती है शुष्क मरुस्थल में। ठीक बात है? इतनी बात हमने नॉर्मल बातें तो कर ही दोगे आप। अब बालू का स्तूप यानी इसके टाइप्स, बालू का स्तूप के टाइप्स पढ़ेंगे आज, यानी प्रकार। क्या पढ़ेंगे? प्रकार पढ़ने वाले हैं। सही बात है? हाँ जी, राम राम। अब देखो इसके प्रकार में सबसे पहला जो प्रकार है वो कौन सा पढ़ेंगे? अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। कौन सा बालू का स्तूप है? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। ठीक बात है। नाम आपने सुना होगा, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। बहुत ही कठिन टॉपिक है लेकिन इसको सरल बनाने का हम प्रयास करेंगे। अब आपके जहन में सबसे पहले 2-3 चीजें क्लियर होनी चाहिए। सर वो क्या है? वो ये है टाबरो कि इसमें आपसे पूछेगा क्या। पहली बात तो ये कि आपको एक बालू का स्तूप का नाम दे देगा और कहेगा कि ये बालू का स्तूप जो है वो किस प्रकार से बनते हैं, यानी इसकी डेफिनेशन क्या है, यानी इसकी परिभाषा क्या है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि हवा के समकोण पर कौन से बालू का स्तूप बनते हैं? तो कौन से बनते हैं? हवा के समकोण पर अनुप्रस्थ। कौन से बनते हैं? अनुप्रस्थ। और हवा के रेखीय मतलब समानांतर चलने से कौन से बालू का स्तूप बनते हैं? अनुदैर्ध्य। कौन से बनते हैं? अनुदैर्ध्य। बात समझ में आ गई? हाँ। और मिट्टी का जमाव जो है हवा के द्वारा अर्धचंद्राकार रूप में हो जाता है, तो कौन से बालू का स्तूपों का निर्माण होता है? बरखान। कौन से बनते हैं? बरखान बनते हैं। ठीक बात है? पहले पढ़ की बात है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? आपको परिभाषा याद होनी चाहिए। जांगड़ा, बिल्कुल राम राम। समझ में आ गई बात? अब बात करेंगे दोस्तों, और दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है? दूसरा प्रश्न हमारा ये बनेगा, देखो इसमें मैं बहुत सारी बातें लिखूंगा लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं सबसे पहले ब्रीफ यानी संक्षेप आपको पता होना चाहिए कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। ठीक है, एक तो परिभाषा याद होनी चाहिए, 2-3 बालू का स्तूप उनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट ये बनता है विद्यार्थियों, आपको 4 बालू का स्तूपों के नाम दे देगा ऑप्शन में ABCD। ठीक है, और फिर कहेगा निम्न में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। समझ में आ गई बात? निम्न में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। तो हम कम से कम 8-10 बालू का स्तूप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इनमें नाम आपको पता होने चाहिए। नाम तो कम से कम याद होने ही चाहिए, जैसे अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, बरखान बालू का स्तूप, ठीक है, पैराबोलिक बालू का स्तूप, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, और आपका शीफ बालू का स्तूप, अवरोधी बालू का स्तूप। समझ में आ रही है बात है? तारा बालू का स्तूप। यानी आपको ऑप्शन में क्या देगा कि निम्न में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। मैं आपको प्रश्न भी दिखाऊंगा किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए।
तीसरा पॉइंट सर क्या पूछता है वो बालू का स्तूप में से? तीसरा पॉइंट पूछता है आपसे वो जिले, क्या पूछता है? जिले पूछता है। एक बालू का स्तूप दे देगा और कहेगा कि ये बालू का स्तूप राजस्थान में सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं। बात समझ में आ गई? जैसे बरखान, बरखान सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं? भालेरी साइड में। भालेरी कहां पर है? चूरू में। तो इस साइड में क्या पाए जाते हैं? आपके बरखान पाए जाते हैं, ठीक है। और अनुदैर्ध्य सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं? किस जिले में? मान लो आपसे पूछ ले, डॉक्टर साहब आगे, महेंद्र सिंह बिल्कुल राम राम, हाँ क्लास को शेयर कर दो भी, आपसे पूछ ले कि अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप सबसे ज्यादा किस जिले में पाए जाते हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा? हाँ जी, हाँ जैसलमेर, बिल्कुल सही है। जैसलमेर में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। जैसलमेर में सबसे ज्यादा कौन से बालू का स्तूप है? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है, ठीक है। तो 3 पॉइंट आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए। अब मैं कहानी शुरू करता हूं, ठीक है। यानी अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कैसे बनते हैं, तो ध्यान रखना, इसमें शॉर्ट में हम बात करेंगे हवा के समानांतर चलने से, हवा के समानांतर चलने से कौन से बालू का स्तूप बनते हैं? एक बार लिखेंगे नहीं, बाद में लिख लेंगे, है ना। मैं आपको मौका दे दूंगा। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कैसे बनते हैं? हवा के, इसमें की पॉइंट क्या है? हवा के समानांतर चलने से। दोस्तों बात समझ में आ गई? ठीक है। समानांतर का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल। क्या बोलते हैं? पैरेलल, ठीक है। पार्लर कौन बोलिए? में पार्लर अलग चीज है, ठीक है। हाँ समझ गया थे। ये है समानांतर मतलब पैरेलल, हवा के समानांतर चलने से बनते हैं। जैसे मान लीजिए इस प्रकार से हवा चल रही है, ये हवा चल रही है, बालू का स्तूप कैसे बनेंगे? इसके समानांतर। नहीं समझ में आई बात? हवा के समानांतर बन जाएंगे, वो कौन से बालू का स्तूप होंगे? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। बहुत ही इजी, बहुत ही आसान भाषा में समझा के जाऊंगा, जिंदगी भर बालू का स्तूप नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। किताबों में बहुत ही कठिन लैंग्वेज दी हुई है। अब दोस्तों हवा के समानांतर चलने से बने हैं, ठीक बात है गुरु जी। दूसरी बात क्या है कि ये आपके अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप जो है, अब पूछता है कि ये है कहां, मतलब इनका क्षेत्र पूछता है आपसे। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं? या इससे पहले एक चीज और देखो, क्या हो गया अंडू, एक चीज और देखने का प्रयास करेंगे, वो क्या है सर? क्षेत्र तो बाद में देख लेंगे, क्षेत्र तो हमें पता ही है। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप आपके, अभी मैंने बताया सबसे ज्यादा कहां पर है? जैसलमेर में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बाड़मेर में पाए जाते हैं, उसके बाद आपके फलोदी में पाए जाते हैं, और उसके बाद आपके जोधपुर में पाए जाते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज ध्यान देना, इसके अन्य नाम क्या है? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ध्यान देना, इसके अन्य नाम, यानी इसके अन्य नाम क्या है? अन्य नाम, ठीक है। अन्य नामों में दोस्तों ध्यान देना, इसको क्या कहते हैं? कोई बता सकता है? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप का अन्य नाम क्या है? देखो, हवा के समानांतर चलने से बनते हैं, यानी एक सीधी रेखा में बनते हैं, सीधी रेखा में बनते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं रेखीय। क्या कहते हैं? रेखीय बालू का स्तूप। क्या कहते हैं इसे? रेखीय बालू का स्तूप। समझ में आ गया? इंग्लिश में इसे कहते हैं लाइनर। क्या कहते हैं? लाइनर। रेखा का मतलब क्या हो गया? लाइनर। रेखीय का मतलब क्या हो गया? लाइनर बोलते हैं इसे। प्रश्न पूछा जाता है, रेखीय बालू का स्तूप जो है वो किस बालू का स्तूप को कहते हैं? बोलो। अच्छा, पवन के समानांतर चलने से बनते हैं, इसलिए इसका एक अन्य नाम है पवनानुवर्ती। क्या नाम है? पवन के अनुवर्ती मतलब समानांतर चलने से बनते हैं, इसलिए इसका अन्य नाम क्या हो गया? पवनानुवर्ती। इसी को क्या कहते हैं? रेखीय। दोस्तों ध्यान देना, ये बालू का स्तूप कहां पाए जाते हैं? मैं इसके लिखूंगा क्षेत्र अगली स्लाइड में। देखो, अब ठीक है गुरु जी, ओके बनाइए। ओ राजस्थान है, ओके है क्या हो? राजस्थान है। और हटकर काल एक जहाज टिपी, जहाज है टिपी, रात ने 1 बजे सी, ठीक है। अब ध्यान देना, हाँ मैं टाइम में पढ़ने लग रही हूँ, रात 1 बजे की बात है, 2 बजे की बात है, 1-1:30 बजे, 2 बजे जो भी है। तो रात में फिर जहाज टिपी में 3 बजे तक आपस होएगा नहीं, ठीक है। हाँ टिपी नहीं, हाँ जी। चलो भाई दोस्तों ध्यान देना, डरना क्या है? डरना कुछ नहीं है, पाकिस्तान क्या कुछ नहीं है, पाकिस्तान का मार दो, काटो। अब देखो पाकिस्तान के मैंने काटा मारा है, यानी यहां पर कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ। कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ, रेड क्लिफ रेखा। दोस्तों ध्यान देना, रेड क्लिफ रेखा का टंटा है वो जल्दी मिटने वाला है। रेड क्लिफ रेखा का टंटा जल्दी खत्म हो जाएगा। अब आप कहोगे सर कैसे हो जाएगा? भाई ये हमारा ही हो जाएगा, उसके बाद में रेड क्लिफ क्या है? कुछ नहीं है।
तो आने वाले जो विद्यार्थी हैं, जो भविष्य की तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि रेडक्लिफ रेखा आपको नहीं पढ़नी पड़ेगी। ओके, सही बात है। अरे ए लक्षण तो मिटेगा फिर। अब रेडक्लिफ रेखा दोस्तों ध्यान देना, कौन सी रेखा है? रेडक्लिफ रेखा। समझ में आ गई बात? अब यहां पर कौन सा जिला शुरू होता है? यहां पर नीचे से आइए आप, रेडक्लिफ रेखा पर हमारा यहां पर कौन सा लगता है? बाड़मेर। कौन सा लगता है? बाड़मेर। ऊपर चलेंगे तो यहां पर लगता है जैसलमेर। क्या लगता है? बोलो, जैसलमेर। और जैसलमेर से ऊपर चलेंगे तो लगता है फलोदी। क्या लगता है? फलोदी। हालांकि और भी लगते हैं, लेकिन हमें इतने ही पढ़ने हैं। अनुदेद्रीय पढ़ रहे हैं हम क्या पढ़ रहे हैं? अनुदेद्रीय। तो नीचे से स्टार्ट करो, बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी। एक बार इतना याद रखो। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि देखो, ध्यान से देखो, इसमें एक बार जिले लिखता हूं मैं, कौन कौन से हैं? बाड़मेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी। और फलोदी किससे अलग हुआ है? अरे फलोदी किससे अलग हुआ है? मुख्य रूप से जोधपुर से। हालांकि फलोदी में अपने जैसलमेर की नोक तहसील के कुछ क्षेत्र भी शामिल है, लेकिन मुख्य रूप से फलोदी हम किससे मानते हैं? जोधपुर से। किसे मानते हैं? जोधपुर से। ठीक है, तो जोधपुर भी मैंने लिख ही दिया। ठीक, एमक्यू थोड़े वापस। ठीक है, अब ये 3 जिले आपके याद रखने जरूरी है। याद कैसे रखें? याद मैं करवाता हूं। अनुदेद्रीय बालू का स्तूप का दूसरा नाम क्या है? रेखीय। क्या है? हाँ, रेखीय। क्या है? रेखीय मतलब लाइनर। तो रेखीय शब्द याद रखना है। रेखीय बालू का स्तूप रेड क्लिफ रेखा के सहारे सहारे पाए जाते हैं। क्या बोला मैंने? रेखीय बालू का स्तूप रेड क्लिफ रेखा के सहारे सहारे पाए जाते हैं। यानी यहां पर भी रेखा और यहां पर भी रेखा। तो रेखीय रेखा के सारे, रेखीय रेखा के सारे। ट्रिक क्या है? ट्रिक बोलो, ट्रिक क्या है हमारी? रेखीय बालू का स्तूप रेखीय रेखा के सहारे सहारे पाए जाते हैं। रेखा के सहारे सहारे पाए जाते हैं। बात समझ आ गई? ट्रिक है। तो रेखीय बालू का स्तूप रेखा, रेखा का मतलब रेड क्लिप रेखा, रेखा का मतलब रेड क्लिप रेखा, रेखा का मतलब रेड क्लिप। ये रेड क्लिप नहीं है क्या? लेकिन पूरी रेड क्लिप नहीं ले लेनी, अपने को 3 जिले लेने नीचे से, बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी। अब इसको शॉर्ट में लिख दो बी जे एफ। ठीक है, लिख दिया। तो बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी, बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी। रेड क्लिप रेखा के सारे सारे तीनों जिले ले लिए। अब फलोदी को ले लिया तो हमने क्या ले लिया? जोधपुर को भी ले लिया। किसको ले लिया? जोधपुर को भी ले लिया। यहां तक कहानी समझ में आ गई क्या? है? अब भविष्य में आपसे कोई पूछे कि रेखीय बालू का स्तूप कहां पाए जाते हैं, आप कहोगे कि रेखा के सारे सारे, रेखा के सारे सारे। रेखा कौन सी? रेड क्लिफ। अब नीचे से 3 जिले लेने, कौन कौन से? बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी। बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर रेड क्लिफ वाले 3 ही जिले क्यों दिए? आपका प्रश्न हो सकता है कि बीकानेर भी तो लगता है, गंगानगर भी तो लगता है, इसको क्यों नहीं लिया? तो मेरा जवाब यह होगा दोस्तों कि कौन से बालू का स्तूप है? कौन से बालू का स्तूप पढ़ रहे हैं? रेखीय। रेखीय में कितने अक्षर? 1 2 3। तो मैं जिले कितने लूंगा? 3 ही। जिले कितने लूंगा? 3 ही। और वो भी कौन से? नीचे से, बाड़मेर, जैसलमेर, फलौदी। बताओ याद हो गया क्या? बताओ। अब भविष्य में कोई आपसे पूछ ले कि रेखीय बालू का स्तूप कहां पाए जाते हैं, तो आपका दिमाग रेड क्लिफ रेखा बजाना चाहिए। और रेखीय में कितने अक्षर? 3। तो जिले कितने लेने हैं? 3 ही, रेड क्लिफ वाले। और एक कौन सा ले लो? बताओ याद हो गया क्या? अरे बोलो। हाँ जी, यस सर। तो ये कितने अक्षर है? 3 अक्षर है। अब बाड़मेर, जैसलमेर, फलौदी आ गया, जोधपुर हमने ले लिया। हम रेखीय बालू का स्तूप हमारा क्या हो गया? कंप्लीट। अनुदेद्रीय बालू का स्तूप, रेखीय बालू का स्तूप, लाइनर बालू का स्तूप, पवना अनुवर्ती बालू का स्तूप। बात एक ही है, बात एक ही है। अब मुझे बताओ कि ये जो आपके बालू का स्तूप मैंने आपको बताया है, इसकी परिभाषा क्या है? जल्दी से बताओ, बताओ आप लोग। और आप लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में छाप दो, परिभाषा बोलो इसकी। हवा के समानांतर चलने से कौन से बालू का स्तूप बनते हैं? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप बनते हैं दोस्तों। कौन से बनते हैं? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप बनते हैं। इतनी कहानी समझ में आ गई क्या? लिखो इसको, यहां से लिखना स्टार्ट कर दो फटाफट। और लास्ट में हम सभी के क्या है, डायग्राम भी देख लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। मैं कमेंट देख लेता हूं एक बार टावरों के।
हाँ भी महेंद्र, समझ में आएगी बात तेरा, क्या क्या है महेंद्र जांगड़ा बॉय। रवीना चौधरी, जल्दी से आप मुझे बता दें कि आपको कहानी समझ में आ रही है क्या। अगर कहानी समझ में आ गई है तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत शानदार, गजब। डॉक्टर महेंद्र सिंह कह रहे हैं आ रही है गुरुजी, वेरी गुड महेंद्र, वेरी गुड। हाँ जी, अरे बात गई है भाई, प्रैक्टिस करना है। हाँ जी, नोट डाउन कर लिया। हो गया, अगला वाला पेज, नेक्स्ट। और ये मैंने जिस तरह से समझाया है वैसे ही याद करना है तो दिमाग में सेट हो जाएगा। और डायग्राम से बना रहे हो ताकि दिमाग में सेट हो जाए। हटकर रेड क्लिप रेखा है, रेखा से याद करना है। कमल जी आगे, ओके, यस सर, थैंक यू कमल राव। प्लीज क्लास को एक बार शेयर करो भी, विद्यार्थी कम से कम 20-25 तो होने चाहिए लाइव, तब तो क्लास का मजा आए फिर। और मैं आपको ये वादा करता हूं कि बालू का स्तूप आपको जिंदगी में दोबारा नहीं पढ़ने पड़ेंगे। इतना बेहतरीन अंदाज में बता दूंगा कि आप जो है वो खुद बालू का स्तूप पढ़ा दोगे किसी दूसरे को, इतना अच्छा पढ़ा दूंगा। ये मेरे हाँ क्या हो गया, हाँ लाइव आ जा। चलो लिख लिया, ओके डन मामला। अब आगे बढ़े। लास्ट में मैं आपको जो इनके एक्चुअल में जो डायग्राम होते हैं है ना, वो भी आपको दिखा दूंगा गूगल से डाउनलोड करके, लेकिन मैंने आपको रफली ये डायग्राम ऐसे दिखा दिया है कि किस प्रकार से बनते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट नंबर 2, नंबर 2 कौन सा है? कौन सा बालू का स्तूप अपना? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। कैसे बनते हैं? हवा के समकोण पर चलने से बनते हैं, हवा के 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल पर बनते हैं। तो डेफिनेशन क्या रहेगी? हवा के समकोण पर बनते हैं। ये तो है परिभाषा, ये तो क्या है? परिभाषा। अब समझने का प्रयास करना, बाद में लिख लेना, मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं। अब देखो क्या है हवा के समकोण, पिछले वाले क्या थे हवा के, ये क्या है समकोण पे, वो तो ऐसे बन रहे थे पैरेलल। अब ये बनेंगे ऐसे, कैसे? इस प्रकार, इस प्रकार से हवा चल रही है और ये ऐसे बनेंगे, तो ये क्या हो गया 90 डिग्री, क्या हो गया 90 डिग्री एंगल हो गया। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब देखो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप जो है, इसके अन्य नाम क्या है? अन्य नाम, इसको क्या कह सकते हैं? इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? एग्जाम में कोई भी नाम आ सकता है, ध्यान रखना। क्या कहते हैं इसे? इसका दूसरा नाम पता है? चलिए, इसको कहते हैं समकोणीय बालू का स्तूप। क्या कहते हैं? सिंपल है, समकोणीय बालू का स्तूप। क्लियर मामला? बात समझ में आ गई? अब दोस्तों मजेदार बात क्या है? मजेदार बात यह है कि जैसे जैसे हम बालू का स्तूप पढ़ते जाएंगे, मैं आपको जिले व क्षेत्र बताता जाऊंगा। जैसे हमने 2 पढ़ लिए, 3 पढ़ लिए, बरखान पढ़ लिया और तारा स्तूप, पैरावोलिक, ऐसे पढ़ते पढ़ते और फिर जिस लास्ट तक पहुंचेंगे ना, तो आपके पिछले वाले जो जिले हैं वो हो जाएंगे मिक्स। क्या हो जाएंगे? मिक्स। और उसे कहते हैं देसी भाषा में रोड़गी गिदोड़। क्या कहते हैं? रोड़गी गिदोड़ हो जी थर। और आपने देसी भाषा में बोला बादरा मिलजे, के मिलजे, बादरा मिलना। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होने दूंगा मैं, क्योंकि यहां पर हम एक एक चीज की बारीकी से अध्ययन करेंगे, आपको एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा मामला। देखो समकोणीय बालू का स्तूप नाम से स्पष्ट है, 90 डिग्री एंगल समकोण है। सर बनते कैसे? जैसे मान लीजिए ये कोई पेड़ है, मान लीजिए ये कोई पेड़ है आपका, ठीक है, वो पेड़ है, समझ गए? मान लियो, अरे मान लियो कि ठीक है। अब मान लीजिए हवा इस प्रकार से आ रही है, हवा आ रही है, ये क्या है? हवा। क्या है? हवा। ठीक है, हवा अपने साथ क्या उड़ा के लाती है? रेत। क्या? रेत उड़ा के लाती है।
अब ये जो रेत है दोस्तों, ये जो रेत है ये कहां जमा हो जाएगी, यहां इस प्रकार से। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर पूरा पेड़ ही गायब हो सकता है क्या रेत के जमाव से? बिल्कुल हो सकता है, पूरा पेड़ ही ढक जाता है कभी कभी, इतना भयंकर मतलब आंधियां चलती है अपने मरुस्थल में। ठीक है, एक बहुत पुराना कोई पीछे आज से 5-6 साल पहले एक बहुत पुराना रेलवे स्टेशन दबा हुआ मिला है, ऊपर कर रेत फिर गई है अपने राजस्थान में मरुस्थल साइड में। अब मेरी याद को नहीं आना वो क्षेत्र कौन सा है, शायद तो जोधपुर है या बाड़मेर साइड की बात है। ऑनलाइन को नहीं आया, आ जाएगा आ जाएगा, ठीक है। हाँ, फटी गैडा होगा बंदोरा बंदोरा, ठीक है। चलो भाई बात करते हैं, ये अपना ये क्या है, ये इस प्रकार से हवा चल रही है, इस प्रकार से हवा चल रही है, और इसके सामने जस्ट इस एंगल में कौन से बालू का स्तूप बन गए, अनुप्रस्थ। कौन से बन गए, अनुप्रस्थ। ये इसका मैंने सिंपल डायग्राम आपको बताया है, ठीक है। हालांकि डायग्राम कोई आपसे वहां पर नहीं पूछेगा, आपको ये नहीं कहेगा कि भाई जी आ ले कॉपी अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कोर के दिखा, थाने कोई कौन कहीं, लेकिन थोड़ा दिमाग में सेट होना चाहिए। अब बात करते हैं कि ये इस प्रकार से बन गए। अब नाम आता है इसके क्षेत्र, यानी इसके क्षेत्र कहां कहां है, यानी ये बालू का स्तूप कहां पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार लगा ले, यानी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जगह कोई हद ही कोई नहीं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप के एग्जाम में क्षेत्र पूछे जाते हैं, एक तो बरखान, एक अनुप्रस्थ, बहुत ज्यादा पूछा है। अब इसके क्षेत्र कहां पर है, कोई बता सकता है, एवरीवन बताइए, प्रमुख क्षेत्र इसका, प्रमुख क्षेत्र देखो ये कहां पाए जाते हैं, तो ये दोस्तों पाए जाते हैं आपके पुगड़, पुंगड़ खड़ा है, बीकानेर, पुगड़ भेड़ की नस्ल भी है, एक पुगड़ एक है, भेड़ की नस्ल भी है, नाड़ी एक भेड़ की नस्ल ही है, नाड़ी, नाड़ी भेड़ जो है इसके ऊन का रेशा लंबा होता है, नाड़ी भेड़ जो है इसका ऊन का रेशा लंबा होता है, और नाड़ियां, नाड़ी लंबी है। अब हनुमानगढ़ में होती है, वो कहां होती है, हनुमानगढ़ साइड में, और पुगड़ एक भेड़ की नस्ल भी है, पुगड़, और पुगड़ एक शाखा भी है। इंदिरा गांधी नहर जब पढ़ते हैं तो पुगड़ शाखा, दातौर शाखा, चारणवाला शाखा, बिरसल शाखा, है ना, पढ़ते हो इंदिरा गांधी नहर की शाखाएं, कौन पढ़ते है, ठीक है। अब बात करेंगे पुगड़, पुगड़ कहां पर है, बीकानेर में है, लिखने को नहीं एक बार, अरे डट देखो। अब पुगड़ बीकानेर में है, और आगे बात करें तो सूरतगढ़, खड़ा है सूरतगढ़, खड़ा है गंगानगर में है? और यो सूरतगढ़ का टिब्बा बड़ा फेमस है, सूरतगढ़ का टिब्बा दौरा बहुत फेमस है, बहुत मतलब कि बहुत पर्यटक लोग देखने बुझ जावे, ठीक है। और सूरतगढ़ की कोचिंग बहुत फेमस है, ठीक है। हाँ जी, क्या गुरु जी ऐड किया करो, कोचिंग भादरा की फेमस है बस। हाँ, हालांकि बात करेंगे दोस्तों सूरतगढ़, अब सूरतगढ़ गंगानगर हो गया, और ओ नाम सुन रहे थारो, रावत सर, रावत सर खड़ा है, हाँ जी, ओ नाम सुन रहे, ओ खड़ा है शुरू में, और बालोत्रा, जोधपुर, बलोत्रा और जोधपुर, बीकानेर, दिनेश चौधरी, राम राम गुरुजी, राम राम, लिखो भी थे, लिखो लिखो, आप लिखना शुरू कीजिए। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप ये इसके क्षेत्र है, और याद करने का प्रयास करें। सरोज आ गई, सरोज बीकानेर, बिल्कुल सरोज तेरी शानी बात है। धर्मेंद्र, दिनेश कुमार परलिका से, राम राम गुरुजी, राम राम भी, राम राम, नोरू अपने संग टापर जुड़ गए, और वो तो अपना ऑफलाइन स्टूडेंट भी ऐसी बात को नहीं। चलो भाई, और जो विद्यार्थी जो क्लास को देख पा रहे हैं, अगर उन्हें पता होता है प्रश्न का तो प्लीज कमेंट बॉक्स में छाप दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, मैं कमेंट देख लेता हूं एक बार मोबाइल के अंदर, तब तक आप नोट डाउन कीजिएगा। याद तो रह के इधर है क्षेत्र, क्षेत्र याद रखना बहुत जरूरी है। हाँ दिनेश परलिका, ठीक है, मान ली बात तेरी, है भी दिनेश, बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। सरोज बीकानेर, ठीक है।
लिख लियो भाई, थोड़ा रफली लिखा करो ताकि क्लास जल्दी हो जाए अपनी। लिख लियो टावरो। यस सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, याद हो जाएगा क्या मामला? हो सकता है क्या मैं ये कह दूं, आप मुझे बताओ कि हवा के समानांतर चलने से कौन से बालू का स्तूप बनते हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा? अनुप्रस्थ। मैं ये कह दूं हवा के समकोण पर कौन से बालू का स्तूप बनते हैं, तो आप कहोगे अनुप्रस्थ। क्या कहोगे? अनुप्रस्थ। समझ में आ गई बात? ये इस प्रकार बनते हैं, ठीक है, और वो बनते हैं ऐसे पैरेलल। बात समझ में आ गई? अनुदैर्ध्य को किस अन्य नाम से जाना जाता है? अनुदैर्ध्य का दूसरा नाम आपको याद रखना पड़ेगा, रेखीय। रेखीय शब्द आते ही हमारे दिमाग में सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। रेड क्लिफ रेखा, रेखा के कितने जिले? 3। नीचे वाले सेट है दिमाग में? है ठीक है भी। अब इसके क्षेत्र को बता सकते हैं क्या? मैंने यहां से हटा दिए, इसका क्षेत्र बताओ। सरोज का जी सर, बिल्कुल थैंक यू। पुगल बीकानेर, रावसर हनुमानगढ़, सरदार साहब चूरू, सुरतगढ़, गंगानगर, सुरतगढ़, गंगानगर। गौर से देखो, गौर से देखो, ये जो मैंने लिखा है बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, क्या ये बीकानेर संभाग है? क्या ये बीकानेर संभाग है? यस सर। तो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहां पाए जाते हैं? बोलो बस। थाने याद रखना के बीकानेर संभाग, के याद रखना है? बीकानेर संभाग हमें पता ही है, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। और आपको 2 एक्स्ट्रा याद तो यही करने, बाकी ये तो याद करना ही नहीं है। बालोतरा और बालोतरा और बालोतरा और जोधपुर। अब दोस्तों कहानी कहां अटकती है? कहानी अटकती है कि सर बीकानेर संभाग हमने याद कर लिया, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप में कोई दिक्कत को नहीं मारे, लेकिन मारे आगे सारा बालू का स्तूप पढ़ने बाद में हो जाए दिक्कत है। क्या बीकानेर संभाग पढ़ियो अपन कौन से बालू का स्तूप में पढ़ियो? तो एनी कोई थारकन दवाई है कि? तो मैं आकूंगा मेरे कन दवाई है, सारो डंगू है, थान दवाई दूंगा महंगी, जिंदगी भर याद रहो थारे बढ़िया तरीकों याद रखना। देखो के कौन सा बालू का स्तूप है? कौन सा बालू का स्तूप है भाई? अनुप्रस्थ। ठीक है, संभाग कौन सा लिखियो? कौन सा लिखियो? ठीक है, बीकानेर संभाग। आपने कभी हिस्ट्री पढ़ी होगी, इतिहास पढ़ा है? राजस्थान का इतिहास तो पढ़ा ही होगा, पढ़ा है? बीकानेर, राहुल नमस्ते गुरुदेव, नमस्कार नमस्कार, आपने पढ़ा होगा। अब देखिए बीकानेर संभाग मैंने लिखा है, बीकानेर जो है, बीकानेर का राजा एक था, बीकानेर का राजा था महाराजा अनूप सिंह, जानते हो? महाराजा अनूप सिंह। उस्ता कला का स्वर्ण काल किसका माना जाता है? महाराजा अनूप सिंह, जानते हो ना? उस्ता कला को कहां से लेकर आए थे? लाहौर, लाहौर से आई थी उस्ता कला हमारे यहाँ। और बीकानेर में यानी मरे हुए ऊंट की खाल पर चित्रांकन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उस्ता कला। और उस्ता कला के जो कलाकार है उन्हें क्या कहते हैं? उस्ताद। क्या कहते हैं? उस्ताद। ठीक बात है ना? और बीकानेर की जो चित्रकला है, वहां पर जो चित्रकार होते हैं वो अपने नीचे साइन सिग्नेचर करते हैं, छोड़ते हैं, ठीक है? काम मैं बनाई है, बात समझ में आ गई जी? मैं पढ़ा दियो, लास्ट में मैं साइन करके जाऊंगा, मैं पढ़ाए है, कोई और मास्टर नहीं कर दिया, पढ़ाया पर तो कर सके भी, ये मिटोनो ही तो है। ठीक, अब बात करेंगे दोस्तों क्या कि मैंने क्या कहा कि बीकानेर का राजा कौन सा है? महाराजा अनूप सिंह। मैं महाराजा अनूप सिंह ही क्यों बता रहा हूं? बीकानेर में तो और भी बहुत सारे राजा हुए हैं। लोणकरण क्या हुआ है, जानते हो ना? राय सिंह, राय सिंह तो मुगल दरबार का स्तंभ, मुगल दरबार का स्तंभ कहते हैं राय सिंह को, जानते हो ना? कल्याणमल, कल्याणमल जानते हो? है गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था 1544 को, 1544 को गिरी सुमेल जैतारण का युद्ध हुआ था। उस युद्ध में शेरशाह सूरी, अफगान शासक था शेरशाह सूरी, और एक तरफ था मालदेव, कौन था? मालदेव, मारवाड़ का शासक, जानते हो ना? जैता व कुंपा, जैता व कुंपा। तो इस युद्ध में, गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी की मदद किसने की थी? कल्याणमल ने। किसने की थी? कल्याणमल, बीकानेर का कल्याणमल, जानते हो ना? ओके। अब महाराजा अनूप सिंह कौन सा है? महाराजा अनूप सिंह। देखो दोस्तों यहां पर कहानी देखो, मजेदार मजेदार बात क्या है, आप लोगों को याद करवा दूंगा। बीकानेर संभाग याद आते ही आपके याद आना चाहिए महाराजा अनूप, अनूप है, इतो याद आना चाहिए, अनूप।
कुछ समझे? नहीं समझे। अनूप, अनूप, तो जहां पर महाराजा अनूप, वहां पर कौन से बालू का स्तूप है? अनूप, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ, याद हो गया? याद हो गया? अब बीकानेर का एक क्षेत्र बहुत ज्यादा पूछा जाता है अनुप्रस्थ बालुका में, वो कौन सा है दोस्तों? पुग्गल। कौन सा है? पुग्गल है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ना जाने कितनी बार पूछ लिया। कैसे याद करेंगे? पै, पै से पुग्गल, पै से पुग्गल, पै से पुग्गल। अनुप्रस्थ में पै है, और ये पै आपको याद दिलाएगा किसकी? पुग्गल की। किसकी? पुग्गल की। बात समझ में आ गई? ये है दोस्तों ट्रिक। ये क्या है? ट्रिक। पहले पढ़ की बात है, और समझ में आई होगी कि एक चीज और ध्यान देना। अब मैं यहां से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा आपसे। सूरज, सरोज का अनूप सिंह, बिल्कुल सही बात है। दिनेश कुमार पल्ली का, अच्छा ठीक है, ठीक है। घरा जारी है, ठीक है, घरी जारी है। अब बात करांगा हम तीसरा बालू का स्तूप पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है दोस्तों क्या? बरखान। क्या है? बरखान, जो आपका फेवरेट भी है। मिट्टी के द्वारा, मिट्टी का जो बहुत ज्यादा निक्षेप हो जाता है, निक्षेपण हो जाता है, ज्यादा निक्षेपण हो जाता है, तब कौन से बालू का स्तूप बनते हैं? बरखान। बात समझ में आएगी? बरखान बनते हैं। तो इसमें परिभाषा क्या रहेगी? मिट्टी के अर्धचंद्राकार, मिट्टी के अर्धचंद्राकार रूप में जमाव से कौन से बालू का स्तूप बनते हैं? कौन से बालू का स्तूप? रुको, कितने गए हो? कौन से बालू का स्तूप बनते हैं? बरखान। कौन से बनते हैं? बरखान। समझ में आ गई बात? चलो अब बात करते हैं हम कि बरखान उन्होंने लिख दिया। बरखान जो है, क्या इसके अन्य नाम है? इसके क्या अन्य कोई नाम है क्या बरखान का? अरे है ना, बरखान को क्या कहते हैं? अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। हालांकि अर्धचंद्राकार आकृति पैराबोलिक की भी होती है। किसकी होती है? पैराबोलिक। लेकिन पैराबोलिक में क्या होती है? जो दोनों भुजाएं होती हैं वो आगे की ओर ज्यादा निकली हुई नहीं होती है। बरखान में आगे की भुजा दोनों क्या होती है? बहुत ज्यादा आगे निकली हुई होती है। फर्क इतना ही है। थोड़ा सा आपको मैं अंतर समझाऊंगा। जैसे बरखान, जैसे इस प्रकार आप यूं मानो कि ये बरखान है, ये क्या है? ये दोनों भुजाएं जो है, ये दोनों भुजाएं बहुत ज्यादा आगे निकली हुई है, ये बरखान होगा दोस्तों। ये क्या होगा? बरखान। लेकिन पैराबोलिक क्या होगा? पैराबोलिक इस प्रकार होगा, दोनों भुजाएं ज्यादा आगे नहीं निकली हुई। ये क्या होगा? पैराबोलिक। ये क्या होगा? पैराबोलिक। और ये क्या होगा? फर्क सिर्फ इतना ही है, फर्क सिर्फ इतना है। आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, एक बार पूछा गया था आरएस में कि बरखान के विपरीत कौन से बालू का स्तूप बनते हैं? बरखान की विपरीत, अपोजिट। जैसे बरखान इस प्रकार बन गया तो पैराबोलिक इस प्रकार बनेगा। विपरीत हुए ना? अरे विपरीत नहीं हुए क्या? एक दूसरे के अपोजिट है। क्या है? पूछा हुआ प्रश्न है कि बरखान के विपरीत कौन से बालू का स्तूप का निर्माण होता है? उत्तर क्या होता है? पैराबोलिक। क्या होता है? पैराबोलिक। हालांकि बाद में बात करेंगे हम। ये आपका क्या है? पैराबोलिक। और बरखान पढ़ रहे हैं हम लोग। तो बरखान कैसे बनते हैं पहले तो ये बताओ। मिट्टी के जमाव से अर्धचंद्राकार आकृति के मतलब बन जाती है, तब कौन से बालू का स्तूप का निर्माण होता है? बरखान का निर्माण होता है। दोस्तों ध्यान रखना, ये सबसे ज्यादा विनाशकारी होते हैं, सबसे ज्यादा गतिशील होते हैं, और मरुस्थल के स्थानांतरण में, मरुस्थल के ट्रांसफर में, और मार्च ऑफ रेगिस्तान में, मरुस्थलीकरण में सबसे ज्यादा अगर कोई जिम्मेदार है तो वो कौन सा बालू का स्तूप है? बरखान। कौन सा है? बरखान। खतरनाक होते हैं, डेंजर। आपको रात को कहीं मिलेंगे और सुबह जब निकली तो कहीं मिलेंगे, यानी अपनी जगह बदल देते हैं। क्या है? जगह बदलने में माहिर है। जैसे मौसम बदलता है ना अचानक ही, जैसे अब क्या है? धूप है और 1 घंटे बाद बारिश शुरू हो जाए तो मौसम बदलता है अचानक। ठीक है? और वैसे दोस्तों ध्यान रखना, बरखान
बरखान भी मौसम की तरह ही है, बहुत जल्दी मतलब क्या है ट्रांसफर हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह। बात समझ में आ गई? ओके। अब बात करेंगे अर्धचंद्राकार आकृति, मैंने आपको बता दी है, अर्धचंद्राकार आकृति मैंने बता दी है। ओके, ये लो। अब दोस्तों प्रश्न उठता है कि क्षेत्र क्या है, बरखान कहां पाए जाते हैं? देखो बरखान पाए कहां जाते हैं, बरखान कहां पाए जाते हैं? एक तो आपका भालेरी चूरू, भालेरी चूरू, और बताइए मतलब पोखरण जाका, राम राम गुरुजी, राम 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 राम, आगे गुरुजी आजा आजा। देखो बात छोड़ो क्षेत्र, अब क्षेत्र कहां? भालेरी, कहां पर है? भालेरी, भालेरी कहां पर है? भालेरी कहां पर है? चूरू में। भालेरी कहां पर है? चूरू में। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, यही पूछता है आपसे, भालेरी चूरू में, यहां पर क्या है? बरखान पाए जाते हैं। और क्षेत्र बताओ सर, और सुरतगढ़ कहां पर है? सुरतगढ़ कहां पर है? गंगानगर। और बताओ, और बताइए, और पाए जाते हैं दोस्तों आपके देशनोक, कहां पाए जाते हैं? देशनोक, लूणकरणसर, लूणकरणसर कहां पर है? बीकानेर, बीकानेर, ठीक है। और बताइए सर, और पाए जाते हैं दोस्तों ओसिया में, कहां पाए जाते हैं? ओसिया, ओसिया कहां पर है? जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में। क्षेत्र पूछता आपसे, भालेरी चूरू, सुरतगढ़ गंगानगर, देशनोक लूणकरणसर, बीकानेर, ओसिया जोधपुर। ओसिया के मंदिर प्रसिद्ध है, ओसिया के मंदिर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। हाँ, अब इसमें और क्या है? देखो भालेरी चूरू, भालेरी चूरू। अब इसमें ध्यान देना, नीम का थाना, ठीक है, जिसको कोई टाइम में जिलोबियो, कोई टाइम में जिलोबियो, फिर एन मिला दियो क्या सिक्कर में वापस मिला दियो इनाग, ठीक है। उसके बाद में ये कहां पाए जाते हैं? झुंझुनू, कहां पाए जाते हैं? झुंझुनू साइड में भी थाने मिलेगा। और भी बहुत सारी जगह है, लेकिन मुख्य मुख्य पेपर में आना रही है, यही पूछे, ज्यादा फिर दिमाग करो भी पजल हो जाओ, क्योंकि ए इतनी याद कर लेगा, ए काफी है। देखो दोबारा रिपीट कीजिए, लिखना बाद में लिखना एक बार। देखो बालेरी चूरू, नीम का थाना सिक्कर, झुंझुनू सीधो याद रख लिया, सुरतगढ़, देशनोक लूणकरणसर, बीकानेर, ओसिया जोधपुर। या कौन से बालू का स्तूप है? बरखान। एक प्रश्न दोस्तों यहां से ये पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है सर, कि क्या या तो आपको क्षेत्र दे देगा कि बरखान कहां पाए जाते हैं, या दोस्तों क्षेत्र विशेष के आधार पर पूछता है कि बरखान सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं, और ऑप्शन में होता है शेखावाटी क्षेत्र। कौन सा होता है? शेखावाटी में बरखान सबसे ज्यादा है। पुराने टाइम के अंदर बरखान होता है जैसलमेर साइड में ज्यादा, लेकिन वर्तमान में नवीनतम बरखान जो है वो कहां ज्यादा देखने को मिलते हैं? शेखावाटी क्षेत्र में। क्यों देखने को मिलते हैं अभी बताऊंगा मैं। देखो आपसे पूछ ले कि बरखान क्षेत्र विशेष पूछ ले, क्षेत्र विशेष पूछ ले कि बरखान सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं, क्षेत्र विशेष किसका? बरखान का, बरखान का। तो क्या बताओगे? बोलो। वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मानते हो ना? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिले भालेरी, ठीक है, भालेरी बहुत बार पूछ लिया उसने, भालेरी चूरू, भालेरी चूरू, ठीक है। ये प्रश्न हो गया, क्या हो गया? घसियो प्रश्न हो, एम प्रश्न है घसादियो, ठीक है। अब प्रश्न पूछेगा थाने इया के बरखान किस क्षेत्र विशेष में ज्यादा पाए जाते हैं? उत्तर क्या होगा? शेखावाटी रीजन। क्या होगा? शेखावाटी रीजन। नवीनतम बरखान, पुराने बरखान जैसलमेर में पाए जाते थे। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब बात करते हैं ये जो आपके बरखान है, इसकी विशेषता क्या है? बरखान जो है वो सर्वाधिक गतिशील, सर्वाधिक गतिशील होते हैं, सर्वाधिक गतिशील होते हैं। दूसरी बात, इसलिए ये विनाशकारी भी होते हैं। क्या होते हैं? हाँ, डेंजर, विनाशकारी भी हैं। पूछा जाता है एग्जाम में कि निम्न में से कौन सा बालू का स्तूप सबसे ज्यादा विनाशकारी है? बोलो। बरखान। कौन सा है? बरखान। अब बात करते हैं दोस्तों, क्या बरखान जो है
वो बरखान किसके लिए उत्तरदायी है? बरखान, बरखान जो है आपका मरुस्थल, मरुस्थल प्रसार, या फिर आप बोल दो मरुस्थल का मरुस्थलीकरण, क्या बोल दो? मरुस्थलीकरण, 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 या आप बोल दो मार्च ऑफ रेगिस्तान, मार्च ऑफ, बोलो मार्च ऑफ रेगिस्तान, मार्च ऑफ रेगिस्तान के लिए उत्तरदायी, के लिए उत्तरदायी कौन से बालू का स्तूप है? बरखान। मार्च ऑफ रेगिस्तान, मरुस्थलीकरण या मरुस्थल के प्रसार के लिए कौन से बालू का स्तूप जिम्मेदार है? बरखान जिम्मेदार है। यह प्रश्न पूछा जाता है भाई साहब, ठीक है? पहले पढ़ रही है बात, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों क्या कि मरुस्थल का प्रसार हो गया। मार्च ऑफ रेगिस्तान जो है, मार्च ऑफ रेगिस्तान जो है, इसके लिए कौन सा गांव प्रसिद्ध है? नाचना गांव। कौन सा गांव है? नाचना गांव। कहां पर है? जैसलमेर। कहां पर है? जैसलमेर। कहां पर है? जैसलमेर। कहां पर है? जैसलमेर। मार्च ऑफ रेगिस्तान जो है, मार्च ऑफ रेगिस्तान जो बताइए कौन से महीने से शुरू होता है? मार्च ऑफ रेगिस्तान कौन से महीने से शुरू होता है ज्यादा? तो मार्च से लेकर कहां तक होता है? प्रश्न है मेरा। मार्च ऑफ रेगिस्तान जो है वो मार्च से शुरू होकर कौन से महीने तक सर्वाधिक होता है? जुलाई। बिल्कुल, जुलाई तक चलता है। कहां तक चलता है? जुलाई, जुलाई। इतनी बात समझ में आ गई है? बहुत ही शानदार बात बताइए, बहुत गजब। दोबारा रिपीट करो। देखो कौन सा बालू का स्तूप है? बरखान। दोबारा नहीं पढ़ना है आज क्लास में, आज ही याद कर लो। बालू का स्तूप का टॉपिक दोबारा नहीं पढ़ना है, ये आज वादा करोगे आप। बालू का स्तूप जो है, ये बरखान जो है वो किस प्रकार बनता है? मिट्टी के जमाव के द्वारा अर्धचंद्राकार आकृति बन जाती है, जिसे क्या कहते हैं? बरखान। क्या कहते हैं? बरखान। ये इसका दूसरा नाम क्या है? अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। ये कहां पाए जाते हैं मुख्य तौर पर? भालेरी, चूरू, भालेरी, चूरू। बै से बरखान, बै से भालेरी, बै से बरखान, बै से भालेरी। या मैं ऐसे कह दूं कि बी से बरखान, बी से बरखान और बी से भालेरी, बी से भालेरी, और बी के बाद में क्या आता है? सी, यानी सी फॉर चूरू, सी फॉर चूरू। बात समझ में आ गई? अरे मामला क्लियर है क्या? ऐसे ही सारी ज्योग्राफी पढ़ लेंगे, ऐसे ही, नो टेंशन, फ्री माइंड। बहुत ही खतरनाक टॉपिक है, इसको इतना इजी कर दिया है कि आप लोग ये पढ़ रहे, ये सोच रहे हो कि क्या है टॉपिक, कुछ नहीं है। देखो बी फॉर बरखान, बी फॉर भालेरी, बी के बाद क्या आता है? सी, सी फॉर चूरू, सी फॉर चूरू। और फिर मैंने बता दिया कि आगे बढ़ते हैं। नीम का थाना, नीम का थाना कहां पर है? सीकर। ये क्या है? झुंझुनू। और ये क्या है? चूरू। मतलब ये क्षेत्र क्या है? शेखावाटी। ये क्षेत्र क्या है? शेखावाटी। तो इसको एक ही साथ याद करो कि शेखावाटी में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? शेखावाटी में। क्या पाया जाता है? बरखान। उसके बाद में आपका सुरतगढ़ भी है, उसके बाद में देशनोक, करणी माता, देशनोक, करणी माता, डोकरी, जय हो, ये डोकरी, करणी माता कहता है देशनोक, हाँ, सफेद चूहों वाली देवी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और ओसिया, ओसिया कहां पर है? ओसिया, ओसिया जोधपुर में। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बरखान जो है ये शेखावाटी में पाए जाते हैं। सर याद नहीं होता, याद करवा दो, मैं करवाता हूं। देखो याद, देखो एक तरफ बरखा है, क्या है? बरखा। बरखा कौन है? अब ठीक है, देखो बरखा, बरखा अपने जो शब्द है वो आप बारिश खातिर भी यूज करा। आपने बुढ़िया करता कि आज तो बिरखा को नहीं हुई, या आज बिरखा ज्यादा होगी, आज पूर्वा पूर्वा पून चाल है, बिरखा होगी, क्या होगी? बिरखा। तो ये बरखा शब्द, बरखा लड़की का नाम भी होता है, बरखा होएगे। अरे होएगे क्या? कोई भी देखो अपन कौन ध्यान, देखो बरखा, ये क्या है? बरखा। एक तरफ बरखा नाम की लड़की है, एक तरफ शेखा नाम का लड़का है। अब जोड़ी बनानी है था, एक कानी की है बरखा नाम की लड़की है, एक कानी शेखा नाम वो लड़का है, अंग जोड़ी बना दो, ठीक है? कपल। तो ध्यान रखना, बरखा, बरखा का मतलब बरखान, बरखा का मतलब है बरखान, और शेखा नाम की छोरी है, मतलब शेखावाटी, मतलब है शेखावाटी। तो बरखान कहां पाए जाते हैं? खत्म, खत्म हो गया, दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब देखो गतिशील होते हैं बरखान, क्या होते हैं? ऐसे याद रखो, बरखान बहुत बड़े होते हैं, बरखान बहुत बड़े होते हैं, और बड़े होते हैं इसका मतलब क्या होता है? ये विनाशकारी, क्या होते हैं? विनाशकारी होते हैं। और गतिशील होते हैं, क्या होते हैं? एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है? अब बात अप्लाई अठना कर दियो, ठीक है? अब बात करते हैं बरखान। बरखान जो है ध्यान रखना, मरुस्थल प्रसार, क्या है? मरुस्थल का प्रसार जो है या मरुस्थलीकरण जो है या मार्च ऑफ रेगिस्तान के लिए उत्तरदायी कौन से हैं? बरखान है, ठीक है? अब एक चीज और बताता हूं, बाद में लिखना, लिखना बाद में भाई।
मैं थाने बस बताने ला रही हूं कि किया पढ़ लीजिए, पढ़नो किया चाहिए, थे मारो रट्टा। देखो अब बात करेंगे, ये आपका क्या है, अरावली, ये क्या है, अरावली, ठीक है। ये लो भाई, क्या है, अरावली। ये पूरा का पूरा आपका क्या है, मरुस्थल, क्या है, मरुस्थल। ये दिशा कौन सी है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। प्रश्न उठता है दोस्तों, ठीक है बेटा, का क्लास समझ में आ रही है तो प्लीज क्लास को एक बार लाइक कर दो और शेयर कर दो। देखो क्या है कि मरुस्थलीकरण, मैंने क्या बोला था पीछे, मरुस्थलीकरण, मैंने बोला मार्च ऑफ रेगिस्तान, मैंने बोला मार्च ऑफ रेगिस्तान। अब आप मुझे ये बताइए कि मार्च ऑफ रेगिस्तान की दिशा जो है वो राजस्थान में या मरुस्थल में कहां है, किस दिशा से, किस दिशा की तरफ जो है वो मरुस्थल का प्रसार ज्यादा हो रहा है, बताइए। मैं समय देता हूं आपको और सिर्फ 20 सेकंड का समय है, तब तक मैं पीता हूं पानी, देखिए बोतल दी। और जो लाइव विद्यार्थी देख पा रहे हैं वो भी बताएं कि मरुस्थल प्रसार जो है, मरुस्थल प्रसार जो है वो राजस्थान में किस दिशा में होता है, मरुस्थल प्रसार की दिशा बताओ। ये प्रश्न आ गया आपके सामने, मरुस्थल प्रसार की दिशा बताओ, सोचो एक बार, इसको सोचो आप और सोचिए। हाँ, महेंद्र, कृष्ण ढाका और जांगड़ा, बॉय, रवीना चौधरी, सरोज, काफी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, तो प्लीज आपसे निवेदन है कि इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा, तब तक मैं पी लेता हूं पानी। ओके, दिशा मैंने 4 लिखी है दोस्तों, इसमें जो है वो आप ये मत बताओ कि पश्चिम से पूर्व हो रहा है या दक्षिण से उत्तर हो रहा है या फिर दक्षिण से पूर्व हो रहा है, इस प्रकार बताइए, डबल डबल दिशा, उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व या दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व या फिर दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम या फिर ऐसे। उत्तर, डॉक्टर महेंद्र ने लिखा है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, बताइए, आप बताइए और बताओ। हम्म, देखिए मरुस्थल का प्रसार या मार्च ऑफ रेगिस्तान जो होता है ये किस बालू का स्तूप के कारण हो रहा है, बरखान के कारण। मैंने कहा कि प्राचीन बरखान कहां देखने को मिलते हैं, इस साइड में, ठीक है। अब ये बालू का स्तूप यहां से यहां इस प्रकार जा रहे हैं, यानी बालू का स्तूप का प्रसारण हो रहा है इस प्रकार से, बिल्कुल जा रहा है हरियाणा, हिसार। आपका मरुस्थल का प्रसार कहां तक हो चुका है, हिसार तक, बात समझ में आ रही है। अब नवीनतम बरखान कहां पाए जाते हैं, ये कौन सा क्षेत्र है दोस्तों, शेखावाटी, कौन सा है, शेखावाटी, यानी बरखान इस प्रकार चल रहे हैं, समझ में आ रही है बात। अब दिशा कौन सी होगी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, क्लास अगर समझ में आ रही है दोस्तों, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, तो एक बार इसको शेयर कर दो भी, ये हमारी दिशा है। तो आपसे पूछ ले कि बताइए मार्च ऑफ रेगिस्तान या मरुस्थल के प्रसार की दिशा बताइए राजस्थान में, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ जो है वो मरुस्थल है वो तेजी से बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है, और इसको बढ़ाने के लिए जिम्मेदार कौन है, बरखा, कौन है, बरखा नाम की छोरी है, बोलो कर रहे बात। सर आप में एलएसए का टेस्ट कितने बजे अपलोड होता है, देखो दीपक जी इस बात की जानकारी मुझे नहीं है, आई एम सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, ओके। और कृष्ण ढाका कह रहे हैं ओके, ठीक है भाई, ठीक है, चलो भाई, बात समझ में आ गई ना, कितना बेहतरीन प्रश्न बताया मैंने। अब आप लोग जो है वो इस बरखान को कर लीजिए नोट, अभी तक नहीं किया ना, करो, 2 स्लाइड हो चुकी है, इसको नोट करो फटाफट, क्यों क्यों, टेम को नहीं रुक जाएगी,
12:21 टाइम तो हो गया यार। वाक्य में हुई पर थोड़ा सो पड़ा मेरे जी करे एम चित्र तो बता दियो है बरखान को चित्र कौन बताया मैं अब बताऊंगा था बस लास्ट अपनी 5 मिनट की क्लास है थे थोड़ा सो कोऑपरेट करो जल्दी लिखने का प्रयास करो और इसका लाइव पेपर देख रहे हैं बंद किया कि बंद तो स्क्रीनशॉट लेना है बंद ज्यादा टाइम को लगा है हाँ बंद है स्क्रीनशॉट लेना है सिर्फ हाँ और स्क्रीनशॉट लेके और फोन की गैलरी बढ़नी है क्योंकि बाद में स्क्रीनशॉट ले लो कभी कौन पड़ दीजिए स्क्रीनशॉट ले लो कभी कौन पड़ दीजिए मेरे सा का भी हुआ है थारसा का भी हुआ है मन ध्यान है आपा कोई वीडियो देखा आपने एक बार तो मन में आया कि स्क्रीनशॉट ले लिया बढ़िया है आ चीज फिर मैं स्क्रीनशॉट हो जाए बोला फिर अपन कोई चीज दूसरी अपलोड करनी पड़े जब स्क्रीनशॉट ही सामने आया अपन करके सिलेक्ट उड़ा दिया पढ़ा आपा कभी को नहीं बने तो लेना हूं कोई मतलब को नहीं देखो भाई सर अभी कृष्ण क्लास में शेयर कर यार लाइब्रेरी में ठेक दो तो लाइब्रेरी में तेरे साके टापर बैठे पर क्लास दिखा शायरी सुनाना रो रुक जाएगा शायरी सुना अरे रुक यार कृष्ण यार कितना बढ़िया टॉपिक चल रहा है शायरी सुना दे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ये लिखो भी लिख लिया भले जल्दी करो बरखान मतलब बरखा बरखा मतलब है शेखा बरखा मतलब है शेखा यानी शेखावटी शेखावटी और ये तो फिर सिंपल है ही देश नोक वगैरह जानते हो आप 2-3 क्षेत्र है वो आपको याद करने पड़ेंगे सुरतगढ़ देश नोक कोसिया सुरतगढ़ देश नोक कोसिया सुरतगढ़ देश नोक कोसिया चलिए भी बहुत शानदार बहुत गजब आप लोग क्लास को इतना प्यार दे रहे हो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका और प्लीज क्लास को मैं देख पा रहा हूँ क्लास को शेयर करो भी क्लास में विद्यार्थी थोड़े कम है और इस 5 मिनट की हमारी क्लास और होने वाली है 5 मिनट की कितने विद्यार्थी जुड़े हुए 6-7 है हाँ टबर कम है टबर डर गया काल झाड़ टिपिट डर गया काल टबर सोचा बुलंदे किसी पढ़ाई है आप लोग की विकेट आप लोग की कौन बिगाड़ सका पाकिस्तान बेखौफ हो गए लीडर हो गए पढ़ना है कोई दिक्कत को नहीं पेपर हुआ वो एलएसए को टेंशन कौन लेनी है पेपर सारा ही होगा लिख लिया भाई अब इतना टाइम नहीं है जल्दी लिखो इसको नेक्स्ट आगे बढ़ू आप बोल दिया करो कि सर आगे आगे अगला पेज ये लो इसको लिखो जल्दी करो क्षेत्र विशेष कर दी गुरुजी ठीक है ढाका बहुत बहुत धन्यवाद यार थारला नोट्स है कि गुरुजी अरे मेरे ज्योग्राफी के नोट्स नए अपडेट हो चुके हैं वो दे दूंगा आपको मैं टेंशन नहीं लेनी है हाँ पुराने वाले नोट्स काम नहीं आएंगे महेंद्र पुराना स्टूडेंट आपको इसी बात को नहीं तो वह पहला नोट्स काम को नहीं आएगा ज्योग्राफी का नया नोट्स अपलोड कर दिया मैं अपलोड कर दिया मैं मतलब बना लिया है तो वह नोट्स तन लेना पड़ेगा हार्ड कॉपी है मैं कॉपी करा ली और बैंक बाद में मैंने वापस दे दी सर सुभाष सर को मेरी ओर से थैंक्स बोलना कि वो वास्तव में ही बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज बनाते हैं दीपक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैं बोल दूंगा हाँ जी और दीपक जी आप इस बात के लिए भी सुभाष सर को थैंक्स बोल सकते हैं कि वो बेहतरीन टीम आपके सामने लेकर आए हैं भले वो ज्योग्राफी की हो भले वो कल्चर की हो भले वो पॉलिटिकल की हो और खुद सुभाष सर जो है वो बढ़िया मैथ वगैरह पढ़ाते हैं और कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी हाँ जी ठीक है कि थोड़ी बहुत तारीफ मास्टर की होनी चाहिए तो एक खाता सुभाष जी उबा उबा हाँ जी बोल देंगे दीपक जी बोल देंगे कोई टेंशन नहीं है लिख लिया भाई लिख लिया डन मामला थोड़ा सा रहेगी लिख ले इसमें बस 5 मिनट की बात हो रहा है बरखान अपना खत्म हो जाएगा और फिर मैंने आपको 3 बालू का स्तूप करवा दिए तीनों आपके दिमाग में सेव हो गए और कल आते ही ऐसे मैं पूछूंगा आपसे लिख लिया होगा नेक्स्ट आगे बढ़े चलो भाई ये लिखिए दिशा लिख लो सिर्फ मरुस्थल प्रसार की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व ये सेलेक्ट क्यों रखा ठीक कृष्ण ढाका वापिस को नहीं देवा ढाका वापिस तो देना पड़ेगा यार है चल तू ना दे कोई बात नहीं मैं दोबारा और बना लियो यार टाइम बहुत लगा नोट्स बनावा चलो भाई डन मामला ये लो आगे तो कुछ है ही नहीं अब देखो बरखान बरखान जो होते हैं इसकी एक विशेषता और रह गई है दोस्तों वो भी बता देता हूं जैसे बरखान इस प्रकार बनते हैं मान लीजिए ये आपका बरखान है ये क्या है बरखान क्या है ये बरखान अब हवा इस प्रकार चलती है
ये क्या है दोस्तों, बोलो, हवा, हवा हवाई, क्या है ये, हवा हवाई, ठीक है। अब ये हवा इस प्रकार चल रही है, अपने साथ रेत लेके आ रही है, तो यहां पर इस प्रकार से क्या है, आपका बरखान बनता है, यानी ये जो साइड है यहां पर रेत का जमाव होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही कोणों पर होते हैं ना, यहां पर रेत थोड़ी कम होती है, कम होती जाती है, ठीक है। मेनली जो रेत का प्रसार है वो यहां ज्यादा होता है, यहां जमाव ज्यादा होता है, बात समझ रहे हो। ये क्या बन जाता है आपका, इस प्रकार से एक अर्धचंद्राकार शेप में बरखान बन जाते हैं। अब ये हवा इस प्रकार चल रही है, तो हवा का ये जो ढाल है, ये जो ढाल है इसे बोलते हैं दोस्तों क्या, पवन मुखी ढाल, क्या बोलते हैं इसे, पवन मुखी ढाल। और ये जो आपका ढाल है हवा का, ये वाला ढाल, इसे बोलते हैं पवन विमुखी ढाल, क्या बोलते हैं, पवन विमुखी ढाल। बात समझ में आ रही है, यानी हवा इस प्रकार से, हेलो, इन हवा इस प्रकार से चल रही है, तो ये वाला ढाल जो इसे क्या कहते हैं, पवन मुखी ढाल, और ये विपरीत वाला ढाल हो गया, ऐसे बोलते हैं पवन विमुखी ढाल। अब यहां से प्रश्न क्या पूछता है एग्जामिनर, प्रश्न आपसे पूछता है कि निम्न में से कौन सा ढाल है वो तीव्र है, कौन सा मंद है, मंद ढाल कौन सा है, तीव्र ढाल कौन सा है। दोस्तों फर्क क्या होता है मंद और तीव्र ढाल में, मंद ढाल वो होता है जहां पर क्या है, मतलब मान लीजिए आप ऊपर बैठे हो और यहां से आपने खिसकना शुरू कर दिया, बचपन में हमने टिपों पर बहुत खेला है, ठीक है, अपतिष्ठता, तो मतलब ओले ओले तीसरा वो है मंद ढाल, और बैठ गया चांस के नीचे आ गया, वो है तीव्र ढाल, क्या है। अब यहां बताओ कि कोई आदमी अट्ठे बैठे हुआ तो वो एक ही दम आ जाओ, आ जाओ नहीं, अट्ठा ओला हो गई मस्ती हो, तो ये ढाल होता है वो क्या होता है, मंद, क्या होता है, मंद। और ये कौन सा होता है, तीव्र ढाल, पूछा जाता है एग्जाम में। अब सुनो मेरी बात, ये जो बाहर के कोने हैं, ये जो बाहर के कोने हैं, यहां पर बरखान जो है इनकी चौड़ाई बहुत ज्यादा हो जाती है, बरखान बालू का स्तूप जो है इसकी आपको ऊंचाई पूछ लेता है एग्जाम में, तो बरखान बालू का स्तूप जो है इनकी ऊंचाई जो है वो लगभग कितनी होती है, लगभग होती है दोस्तों कितनी, 10 से 25, 10 से 20 या 25 मीटर, 20 कर दो, इतनी मीटर ऊंचाई होती है इनकी। औसत ऊंचाई बरखान की कितनी होती है, 10 से लेकर 20 या 25 मीटर, मीटर ज्यादा फीट, फीट होगा मीटर में, बताओ फुट होगा या मीटर होगा, हाँ फुट होगा वो, तो ऐसे क्या लिख दो थे कि फुट। अब यहां से प्रश्न क्या आता है, यहां से प्रश्न आता है कि आपने कभी साइंस में कभी पढ़ा होगा उत्तल लेंस अवतल लेंस, पढ़ा है क्या, उत्तल लेंस अवतल लेंस, तो पूछता है कि बरखान का जो पवन मुखी ढाल है वो कौन से लेंस जैसा दिखता है, तो ध्यान देना यहां पर ये जो आपका पवन मुखी ढाल है ये दिखता है दोस्तों उत्तल लेंस जैसा, कैसा, और ये अंदर वाला जो भाग है यानी जो दसा हुआ भाग है, क्या है, जो दसा हुआ भाग है, जो दसा हुआ भाग है ये कैसा होता है, ये होता है अवतल लेंस जैसा, कैसा होता है, सारी बात बता दी, सारी बात बता दी, जो अंदर दसेड़ो भाग है बहन वो किसो को अवतल लेंस बहन को, और जो ऊपर और भाग है ये होगा उत्तल लेंस जैसा, लेंस तो देखना होगा ए त्रिकोण उसको लेंस है वो कौन सा है, उत्तल लेंस, और जो अंदर और जो लेंस है वो है अवतल लेंस बहन को। तो पूछा जाता है बरखान का दसा हुआ भाग किस लेंस की आकृति जैसा होता है, अवतल लेंस, कौन सा लेंस है, हाँ फुट है, ठीक है, वो गलती लिखी तो फुट हो रही, बात समझ में आ गई, पल्ले पट की बात है, ठीक है। आज बात और लिख लियो और डायग्राम को बना लियो और फिर अपनी क्लास अपन समाप्त करांगा। और बहुत ही शानदार आपने साथ दिया है क्लास का, जो विद्यार्थी लाइव है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो ऑफलाइन विद्यार्थी हैं वो भी बड़े अच्छे हैं, क्लास में फोन पर बात लग रही है, गुरुजियों को कोई संकोच नहीं, गुरुजियों को कोई संकोच नहीं है, हाँ टेलीफोन ले रखे बात लग रही है, देखो भी मीटर होगा वो, मीटर होगा क्या, मीटर थोड़ी होगा, मीटर कैसे होगा, समझ में आगे बात है। देखो देखना बन गए हो जाओ, तो मीटर होगा सर, अरे 1 मीटर ऊंचाई 10 से 25 मीटर, हाँ सही है, मीटर भी मीटर ही होगा यार, बात सही करना रे, फिर से बहुत बहुत धन्यवाद यार।
मेरा थोड़ा सा दिमाग आज रात झाड़ टिपी नहीं, बहुत दिमाग खराब हो गया। देखो मीटर, बात सही है, मैंने शुरू में लिखा था मीटर मीटर ही होगा, है बाद में थोड़ा कंफ्यूज हो गया, अपना डाइवर्ट हो गया दिमाग, और फिर ठीक है। कृष्ण ढाका बहुत बहुत धन्यवाद यार। हालांकि शुरू में मैंने मीटर लिखा था, मीटर ही होगा, ठीक है भी, ओके। अब एक पर्सन पूछ लेता हूं, लास्ट पर्सन, उसके बाद में आज की क्लास को करते हैं समाप्त। पर्सन क्या है? पर्सन ये है, आपने कभी नाम सुना होगा दोस्तों, क्या सर? गासी, क्या? गासी, गासी नाम सुना है? पहले तो एक बात बता दूं, ये गासी है, गैसी को नहीं है, नहीं मीटर ये है, हाँ ठीक है, मैंने मीटर ही, हाँ आपके दिमाग में ये भी आएगा कि गैसी उसके क्या करे, नहीं गैसी बात ना करे, ठीक है, अपने क्षेत्र में गैसी शब्द, और ये गासी है दोस्तों। आपसे पूछा जाता है गासी या कारवां, गासी या कारवां मार्ग, गासी या कारवां मार्ग जो है वो कौन से बालू का स्तूपों के मध्य बनता है? गासी या कारवां किसके मध्य बनता है? क्या अनुदैर्ध्य, क्या अनुप्रस्थ, क्या बरखान, क्या पैराबोलिक? कारवां मार्ग जानते हो क्या? जे दो टिब्बा है, बंग बीच में आण जान को रस्तो हो जे, मैंने बोला कारवां, क्या बोला? कारवां। तो दो बालू का स्तूप, कौन से बालू का स्तूप है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य क्या है? बिल्कुल सही है, अनुदैर्ध्य। दो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, या आप यूं कह दो, दो रेखीय बालू का स्तूपों के मध्य का क्षेत्र जो होता है उसे क्या कहते हैं? गासी, क्या कहते हैं? गासी या कारवां मार्ग, गासी या कारवां मार्ग, ध्यान रखना इस बात का। तो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप में हम लिख देंगे कि दो रेखीय बालू का स्तूप, दो रेखीय बालू का स्तूपों के मध्य, दो रेखीय बालू का स्तूपों के मध्य, स्तूपों के मध्य 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 जो क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं? गासी, क्या कहते हैं? बड़ी गैसी बात करिए, गासी या कारवां मार्ग, कारवां मार्ग, हाँ गासी। लाइन भी कटी, लिख लियो, टका लियो, प्रश्न कई बार पूछ ले, क्या दो रेखीय बालू का स्तूपों के मध्य जो रास्ता होता है उसे कहते हैं गैसी, क्या कहते हैं? गैसी। गैसी भी बहुत है क्लास गुरुजी मारो के जमाए, अरे कौन मारा? सही करो भाई, हाँ ठीक है भी, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और कल हम फिर मिलेंगे इसी एनर्जी के साथ और एक नए जोश के साथ, ठीक है। क्लास फुल है नहीं, जिद एनर्जी आया मास्टर में, बातें करने की, अब बातें निकले कोई। बहुत बहुत धन्यवाद, क्लास हमारी लंबी हो गई है और क्लास को करते हैं समाप्त। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। एक ब्रीफ मैं आपसे थोड़ा सा बता देता हूं कि अनुदैर्ध्य क्या होता है। अनुदैर्ध्य होता है पवनानुवर्ती रेखीय, या इंग्लिश में बोलते हैं लाइनर, क्या बोलते हैं? लाइनर। रेखीय कहां पाया जाएगा? रेखा के पास, रेखा मतलब रेड क्लिफ रेखा। अब रेखीय में कितने अक्षर? 3, तो 3 ही जिले होंगे नीचे से, बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी, और फलोदी है तो जोधपुर कर दो। फिर हमने पढ़ा अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप जो है वो अनूप, अनूप मतलब अनूप सिंह, अनूप सिंह कहां का राजा? बीकानेर, मतलब कौन सा संभाग आएगा? बीकानेर संभाग। अब बीकानेर संभाग में सबसे पहले बीकानेर का कौन सा क्षेत्र? पुग्गल। पुग्गल ही क्यों दोस्तों? क्योंकि अनुप्रस्थ में पै और पुग्गल में पै, तो पुग्गल आएगा। उसके बाद में कौन सा आएगा? तो सुरतगढ़, गंगानगर, रावतसर, हनुमानगढ़, सरदार शहर, चूरू, और फिर बालोतरा और जोधपुर, दो ही याद करना है। फिर आप पढ़ो बरखान, क्या पढ़ो? बरखान। बरखान जो होते हैं वो अर्धचंद्राकार होते हैं और इनका दशावां भाग होता है वो अवतल लैस जैसा होता है, और इनका पवनामुखी ढाल जो होता है वो उत्तल लैस जैसा होता है। कैसा होता है? उत्तल लैस जैसा होता है। बात समझ आ गई? इनकी ऊंचाई जो होती है वो लगभग 10 से 25 या 20 मान लो आप, इतने मीटर तक होती है। बहुत ज्यादा ऊंचे होते हैं, इसीलिए गतिशील होते हैं और बड़े विनाशकारी होते हैं। बरखान पाए कहां जाते हैं? बी फॉर बरखान, बी फॉर भालेरी, बी के बाद आता है सी मतलब चूरू, और बरखा, बरखा नाम की लड़की है, शेखा नाम को छोरो है, एगो मतलब बरखान पाई जाए शेखावाटी में। कहां पाए जाते हैं? शेखावाटी में। इसके अलावा बरखान मैंने आपको बताए थे सुरतगढ़ में भी पाए जाते हैं। उसके अलावा आपका लोणकरणसर और देशनोक में भी पाए जाते हैं, बीकानेर में। उसके बाद में ओसिया जोधपुर में भी पाए जाते हैं, ओसिया जोधपुर में भी पाए जाते हैं। ये 3 बालू का स्तूप पढ़े बड़े डिटेल के साथ, बड़े डिटेल के साथ पढ़ा है मैंने। समझ में आ गई कहानी?
मिलते हैं विद्यार्थियों कल अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, ओके बाय।